अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके लिटरल मीनिंग पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिस्ट के लिए क्या चीज़ है और लाइफ क्या है, और इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बारी बारी इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी जो है इसका अगर हम वैसे मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि इसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे। आपने पिछली क्लासेस में यकीनन पढ़ा होगा कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से ड्राइव किया है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बायोलॉजी का मीनिंग बनता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम इसमें बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग अगर आप इसका देखें तो वो है स्टडी ऑफ लाइफ। जो मैंने आपको बताया कि दो वर्ड्स हैं बायोस और लोगोस, उसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, इसमें बायोलॉजी में हम करते क्या हैं? बायोलॉजी में हम लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। अब लिविंग पार्ट ऑफ नेचर क्या है? अब जो हमारी पूरी यूनिवर्स है इसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं है, इसमें ज़ाहिर है कि केमिकल्स हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें सोलर सिस्टम है और प्लैनेट्स हैं और बाकी सब चीज़ें हैं। तो जो नेचर का जो पार्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर को स्टडी करती हैं। जैसे केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए साइंस की एक ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है। इसी तरह आप प्लैनेट्स को और स्टार्स को और इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए फ़िज़िक्स है। इसी तरह नेचर का जो लिविंग पार्ट है उसको स्टडी करने के लिए साइंस की जो ब्रांच है वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजिस्ट जो होता है, एक बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी को स्टडी करता है, उसने करना क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो लिविंग थिंग्स को स्टडी करे और उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करे जो लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती हैं। अब आप देखें कि हमने अगर एक लिविंग थिंग को स्टडी करना है तो हमें साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो किन चीज़ों से मुतासर हो रहा है। अब अगर तो वो टेम्परेचर से मुतासर हो रहा है, अगर वो सनलाइट से मुतासर हो रहा है, अगर वो हवा से मुतासर हो रहा है, वो किसी ख़ास गैस से मुतासर हो रहा है, तो हमें फिर उन सब चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ेगा। हमें हीट को भी स्टडी करना पड़ेगा, हमें सनलाइट को भी स्टडी करना पड़ेगा, हमें सॉइल को भी स्टडी करना पड़ेगा, हमें वाटर को भी स्टडी करना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी हम इनको बायोलॉजी में स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बायोलॉजी में उन सब चीज़ों को भी स्टडी करना होता है जिनसे लिविंग थिंग्स मुतासर होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुतासर होते हैं, इसलिए बायोलॉजी में नॉन लिविंग होने के बावजूद हम इनको स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजिस्ट जो होता है, बायोलॉजिस्ट करता क्या है? बायोलॉजिस्ट का काम है कि वो ट्राई करे कि वो लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करे, उनको एक्सप्लेन करे, उनको इंटीग्रेट करे। यानी ये जो बिखरा हुआ इल्म है और जो सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, इस सब को जमा करे, इसको इंटीग्रेट करे। इन सब की कोशिश जो है ये बायोलॉजिस्ट की ज़िम्मेदारी है। तो इसका मतलब है बायोलॉजिस्ट जो है उसका काम ये है कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करे और सारे नॉलेज को इंटीग्रेट करने की भी कोशिश करे। अब हमने शुरू में जो बात की, हमने कहा कि जो लिटरल मीनिंग है बायोलॉजी का वो है स्टडी ऑफ लाइफ। अब जब हम कोई भी डेफिनेशन करते हैं तो जब तक डेफिनेशन में कोई एक भी वर्ड एक्सप्लेनेबल बच जाता है तब तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। अब हमने कहा स्टडी ऑफ लाइफ, तो जब तक हम लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हम लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन ही पूरी नहीं होती। तो हमें लाइफ को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ चूँकि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, तो इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल काम है। हाँ, और लाइफ जो है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी
स्कोप जो है बायोलॉजी का उसमें नहीं आते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो बायोलॉजी के स्कोप से बियॉन्ड है, उससे बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का मीनिंग क्या है, ये हमारे मतलब का सवाल नहीं है। हम इस पर बहस नहीं करेंगे, हम इस पर सोचेंगे नहीं। और वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी है क्यों, इसको क्यों पैदा किया गया है, इस पर बहस करना, इस पर रिसर्च करना हमारा काम यानी बायोलॉजिस्ट का काम नहीं है। ये जो इस तरह के सवाल हैं ये फ़िलासफ़र्स के लिए हैं और थियोलॉजियंस के लिए हैं, जो मुफक्कर हैं उनके लिए हैं, फ़िलासफ़र्स के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। ये उनका काम है कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढें। अब देखना ये है कि अगर इन सवालों के जवाब हमने नहीं ढूंढने तो बायोलॉजिस्ट क्या करेगा फिर, हमारा क्या काम है। हमारा काम है एक वर्ड, हाउ, हाउ लाइफ वर्क्स। हमारा काम ये पता लगाना है कि लाइफ चलती कैसे है, काम कैसे करती है। अब हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसमें जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आ रहे हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, ये बायोलॉजिस्ट का काम है। बायोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है कि वो ये पता लगाए कि लाइफ का मीनिंग क्या है और लाइफ क्यों पैदा की गई है ज़मीन पर, क्यों है ये लाइफ। बायोलॉजिस्ट का काम है वो ये पता लगाए कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ जो चल रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये बायोलॉजिस्ट का काम है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है, क्योंकि हमने पहले ये बात कर दी कि लाइफ जो है इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। तो बायोलॉजिस्ट फिर लाइफ को क्या समझे, बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है। बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ जो है वो प्रॉपर्टीज़ का एक सेट है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ का सेट है, वो प्रॉपर्टीज़ सारी जिनसे हमें लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान फ़र्क नज़र आता है। अब आप देखें, हम अगर लाइफ को देख नहीं सकते, हम लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता चलता है कि किस चीज़ में लाइफ है और किस चीज़ में लाइफ नहीं है। तो हम डिस्टिंग्विश ज़रूर कर सकते हैं लिविंग में और नॉन लिविंग में। तो हमारे लिए बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ जो है वो उन प्रॉपर्टीज़ का सेट है जिनकी वजह से हम लिविंग और नॉन लिविंग को पहचान सकते हैं। अब आप देखें कि कोई चीज़ हमें अगर नज़र आती है, कोई एनिमल नज़र आता है, तो हम पढ़े बगैर उसको देखते ही फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये एक लिविंग है। एक टेबल हमें नज़र आता है तो हम देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। अब हम किस चीज़ से पहचानते हैं कि ये कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। देखें, कोई चीज़ अगर मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये कोई लिविंग चीज़ है। अगर अगर हमें लगता है कि ये पहले कभी छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई है, साइज़ में इंक्रीज़ कर रही है, सांस ले रही है, खाना खाती है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये कोई लिविंग चीज़ है। और जो चीज़ साकन है, कभी साइज़ में इंक्रीज़ नहीं करती, तो हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कोई नॉन लिविंग चीज़ है। तो हमारे लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए, जो लाइफ है वो एक प्रॉपर्टीज़ का सेट है, उन प्रॉपर्टीज़ का सेट है जिनसे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करते हैं, जिससे हम पहचानते हैं। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी वो एक मुनज़्ज़म चीज़ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक इंसान को देखें तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन और तरह की, और किसी दूसरे इंसान को देखें तो उसकी और तरह की ऑर्गेनाइजेशन। इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड होगा एक ऑर्गेनिज्म जो होगा, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आप देखें तो हमारा, अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम ही देख लें तो इतना कम्प्लेक्स है, इतनी इसमें जो वेजल्स हैं, जैसे आर्टरीज़ हैं और वेन्स हैं और कैपिलरीज़ हैं, इतनी कम्प्लेक्स हैं कि उनको समझना मुश्किल है। इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स हैं और जो न्यूरॉन्स हैं, इन सब को देखें तो इतने कम्प्लेक्स हैं कि इनको समझना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है कि वो सेल से, या तो वो एक ही सेल होगा, जैसे आप देखें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक ही सेल से बना हुआ है। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से भी बने हुए हो सकते हैं। इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, हेरेडिटी। यानी अब हम कहते हैं कि अगर वालदैन जो हैं उनका दोनों का रंग जो है वो काला है, तो
चांसेस हैं कि उनके बच्चे भी चांसेस, ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि उनके बच्चे भी काले रंग के पैदा हों। अगर उनके कद लंबे हैं तो चांसेस हैं कि उनके कद जो हैं वो बच्चों के भी लंबे कद पैदा हों। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह अगर इससे भी बड़े लेवल की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जब रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो ह्यूमंस को ही पैदा करते हैं। तो कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो अगली जनरेशन में विरासत में चली जाती है, हेरेडिटी में जाती है। तो एक इंसान के पास एक पूरा जेनेटिक प्रोग्राम होता है जिसमें वालदैन ये डिसाइड करते हैं कि उनका बच्चा जो है उसकी 2 आँखें होंगी, 1 नाक होगी, ऐसे बाल होंगे, ऐसे कान होंगे, ऐसा कम्प्लेक्शन होगा, ऐसी ज़हानत होगी। हेरेडिटी में ये सारे प्रोग्राम को पहले से डिसाइड किया जाता है, उसके बाद फिर अगली जनरेशन में उसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है। फिर अगली बात ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और निशानी ये भी है कि वो एनर्जी को हासिल भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं। आप प्लांट्स को देखें तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको फिर इस्तेमाल भी करते हैं अपने कामों के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फ्रूट पैदा करने के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। हम भी एनर्जी हासिल भी करते हैं, उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक निशानी है। अच्छा, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम उन रिएक्शंस की को ना सिर्फ चलाते हैं बल्कि हम उनकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम उनकी स्पीड को भी कंट्रोल, ना सिर्फ हम केमिकल रिएक्शंस चलाते हैं बल्कि हम उनकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं तो हम कभी एंजाइमेटिक किसी रिएक्शन को हम तेज़ भी कर सकते हैं, हम उसको चाहें तो स्लो भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम ना सिर्फ केमिकल रिएक्शन को चला रहे होते हैं बल्कि उसको कंट्रोल भी करते हैं। फिर साइज़ में ग्रो करते हैं। अब आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इंतहाई छोटे साइज़ से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता 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 साइज़ में ग्रो करते जाते हैं। आप किसी प्लांट को देख लें तो वो छोटा सा होगा साइज़ में और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है। ह्यूमंस को देख लें तो बच्चा छोटा सा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है। ये एक निशानी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम देखें तो हमारा जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं। हम बाहर गर्मी हो, अगर बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। और अगर बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में इवन चला गया फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसी तरह पानी जो है, अब देखें गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में पसीने की मदद से पसीने की वजह से पानी जो है वो बॉडी से ज़ाया हो जाता है बहुत सारा। तो जब हम यूरिनेट करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कम पानी ज़ाय करते हैं, तो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं ताकि हमारा पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। अच्छा, और इसी तरह एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, यानी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एनिमल्स हैं तो वो या बच्चों को जन्म देते हैं या वो हैच करते हैं, अंडों से निकलते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से या किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट से जर्मिनेट करते हैं। तो अपने जैसे नए इंडिविजुअल पैदा करने को रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है वो ये कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं, एनवायरमेंटल चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम अंधेरे से अचानक रोशनी में आते हैं तो हमें उससे फ़र्क पड़ता है, हम ठंड से गर्मी में जाते हैं तो हमें उससे फ़र्क पड़ता है और हम उसके जवाब के तौर पर कोई रिएक्शन शो करते हैं। जैसे अगर हम सर्दी से अचानक कहीं गर्मी में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स के तौर पर पसीना पैदा करती है ताकि हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ। इसी तरह अगर हम गर्मी से अचानक सर्दी में जाते हैं और हमें सर्दी फील होती है तो हम शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं ताकि हीट जनरेट हो और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। हम जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आता है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उसका हम जवाब देते हैं। ओके जी, ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ भी देखी
और हमने लिटिल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी जो है वो भी, और लाइफ के बारे में भी हमने बात की।